हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो भी तालाब है वो ऊपर से बर्फ बनना स्टार्ट होता है। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें पानी ही होगा, लेकिन नीचे में पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन ऊपर सॉलिड स्टेट में रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो डेंसिटी है वो बढ़ते जाता है। 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो उसका डेंसिटी घटते रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटते जाता है। तो ये एक अबनॉर्मल बिहेवियर वाटर शो करता है। होना ये चाहिए था कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे आप हीट करते जा रहे हो तो डेंसिटी घटते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 डिग्री 0 से 4 के बीच में डेंसिटी बढ़ते जाता है और 4 पर मैक्सिमम होता है। हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था पिछले बार, बहुत मज़ा आया होगा। 16 मिनट या 17 मिनट का वीडियो था, तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखना। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया, मुझे क्वेश्चंस बहुत पसंद है। थ्योरी तो, क्योंकि थ्योरी तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे। बच्चों में अधिकतर यह धारणा होती है कि मैं नहीं, पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ लूँ तभी मुझसे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पूरे क्वेश्चन नहीं बनाओगे आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा। थ्योरी धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ सप्लाइंग हीट द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग सॉलिड डज नॉट चेंज, एक्सप्लेन विथ रीजंस। एग्जाम्पल लेते हैं मेल्टिंग सॉलिड का। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस वाटर स्टेट में भी रहता है, जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी रहता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। किसी आइस को हमने ले लिया, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड में ही होगा। मैंने एक आइस का क्यूब ले लिया, 2 आइस का क्यूब ले लिया। इसको अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान रहे अच्छा से करना। अपने गैस पर, जो भी एलपीजी गैस है, उस पर उस बीकर को ले जाके हीट करना। ऑफ कोर्स ये यूटेंसिल है, कोई बर्तन में रखकर 2 आइस का क्यूब लेना। एक थर्मामीटर रखना, थर्मामीटर को इसमें ऐसे रख देना, एक किसी तरह रखना जिससे कि ये हमेशा ही इसका टेम्परेचर देते रहे। तो आइस रहेगा तो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी है। इसको हीट करते जाओ, लेकिन तुम क्या देखोगे, कुछ देर बाद कुछ ऐसा होगा। कुछ आइस पिघला, लेकिन फिर भी टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी है। कुछ वाटर अभी वाटर कुछ हुआ, कुछ पिघल के कुछ वाटर बना, लेकिन आइस अभी भी है। और अभी भी इस पूरे थी का तापमान कितना है? वाटर कुछ आ गया। पहले वाटर बिल्कुल नहीं था यूटेंसिल्स में, लेकिन अब वाटर आ गया, फिर भी इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है। डिजिटल थर्मामीटर यूज करना। ऐसा क्यों है? हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। होता क्या है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, पहले ही क्लास में हमने बात की थी कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए तो सॉलिड है, मजबूत है, कंप्रेसिबल जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन इसके स्टेट को चेंज करके तुम लिक्विड बनाना चाहते हो, यानी पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, क्योंकि लिक्विड को फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड वो जो बह जाए, फ्लूइड कभी सॉलिड कभी फ्लो करते हैं क्या? अपने आप नहीं, लेकिन वही वाटर है या कोई भी तुम लिक्विड ले लो, वो फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्लूइडिटी, उस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी भी कहते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो थोड़े दूर दूर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। अब आपको ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड का, उसको थोड़ा तो तोड़ना होगा ना, थोड़ा तोड़ना होगा। इसी को तोड़ने के लिए हीट, हमेशा आपको पता है हीट भी एनर्जी का फॉर्म है। तो जो हीट आप एलपीजी गैस का जो भी बर्नर से निकल रहा है, जो फायर निकल रहा है, तो उसका जो हीट है वो इसी पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रहा है। तोड़ेगा तभी तो लिक्विड में चेंज होगा, इस लिक्विड में चेंज होगा, इसी को तोड़ने में जा रहा है। इसलिए तो थर्मामीटर का जो रीडिंग है अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बता रहा है, जबकि लिक्विड में चेंज हो गया और आइस कुछ अभी भी बचा हुआ है। ध्यान देना, आइस बचा हुआ होना चाहिए, पूरी तरह नहीं, कुछ ना कुछ आइस बचा हुआ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ वाटर भी को एक्सिस्ट करता है। तो वो जो सारा हीट है बर्नर का, एलपीजी गैस का, वो जा रहा है
आइस का जो सॉलिड फॉर्म है उसके पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं उनके बीच में, इंटरन्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं उसको तोड़ने में जा रहा है। एक बार जब ये वाटर पूरी तरह से बन गया, आगे ये क्वेश्चन और भी बताना है, इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड में आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा, जो कि क्लास 12 में हीट में भी पढ़ना है। कुछ देर बाद क्या होगा, आप हीट करते जाओगे तो पूरा ये वाटर में बदल जाएगा, है ना, ये पूरा वाटर में बदल जाएगा। तो उसके बाद अब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब कोई आइस नहीं बचा, अब और आगे हीट करो तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और जैसे ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये वाटर बॉयल करने लगेगा। जब तक पूरा आइस नहीं पिघल जाता है तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसका तापमान। जैसे ही पिघला उसके बाद उसका तापमान बढ़ेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि हीट अभी भी दे रहे हो आप। तो ये था कि इन स्पाइट ऑफ सप्लाइंग हीट द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग सॉलिड डज नॉट चेंज, एक्सप्लेन विथ रीजन। क्योंकि वो जो हीट जा रहा है वो इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जा रहा है, वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में चला जा रहा है, वो हीट कैपेसिटी में नहीं जा रहा है, वो सब्सटेंस को नहीं हीट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और प्लीज प्लीज इसको ध्यान देना और पिछले वाले वीडियो को जरूर देखना जो मैंने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ क्लास 12 में भी ये ग्राफ बनाया जाता है, सो प्लीज इसको जरूर ध्यान देना। अब आपको याद होगा तो हमने स्टेट ऑफ मैटर्स में ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने मैटर का डिफिनेशन देख लिया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था मैटर का। मैंने कहा भी था कि केमिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रैपिड राउंड में देख लेंगे, तो वही केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, किन दो में, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। आपके लेवल में अभी यही पढ़ना है कि केमिकल के आधार पे केमिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि एक ही तरह के जो एलिमेंट है उसमें रहते हैं। अब इसका डेफिनेशन जरूर देख लो, मैंने कहा है ना कि कोई भी चीज का डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी होता है, प्लीज डेफिनेशन कभी आप स्किप मत करना। सब्सटेंसेस विच आर होमोजेनियस इन नेचर, अब ये होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस इन नेचर एंड कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, एलिमेंट भी नहीं दिया हुआ क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट ऑफ ओनली वन काइंड आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस इसलिए लिखा गया क्योंकि होमोजेनियस कहने का मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो हैं, जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, वो थॉरली डिजॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं कि अनडिजॉल्व रहेंगे या दोनों से सेपरेट रहेंगे, बिल्कुल फिजिकली और केमिकली आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि केवल डिजॉल्व ही यूज करो, लेकिन होमोजीनियस का, जैसे कि पानी और चीनी का जो मिश्रण है उसको होमोजीनियस कहेंगे, लेकिन पानी और बालू का मिश्रण को हम लोग हेट्रोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस बालू में पूरी तरह घोला नहीं, लेकिन कई घुलने से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो, और भी कई फैक्टर हैं, लेकिन आपके लेवल में आप इतना अगर जान जाओगे तो अच्छा है। खैर आगे मैं आपको होमोजेनियस का डिफिनेशन भी दिखाऊंगा और उसको लिखाऊंगा भी, और होमोजेनियस का भी। सो आते हैं, अब मैंने क्या कहा कि केमिकली मैटर को हम दो प्रकार में बांटते हैं, पहला प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्या देखा कि एक ऐसा होमोजीनियस नेचर का होता है जिसके पार्टिकल्स वन काइंड पार्टिकल्स हो केवल। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को फिर हम तीन टाइप में बांटते हैं मेनली, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अब आप घबराओ मत, ये आपके बुक में दिया हुआ है, पियर्सन आईटीजे फाउंडेशन क्लास 8 केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है। तो एलिमेंट अब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, ऑफ कोर्स प्योर सब्सटेंसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, केवल वन काइंड ऑफ एटम हो। यही तो कारण है कि पीरियडिक टेबल में जब आप क्या कहा जाता है पीरियड टेबल में कि 112 एलिमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल एक प्रकार के एटम होता है उसमें। तो 112 प्रकार के एटम है पीरियड टेबल में, इसलिए 112 एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन,
एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्योंकि एक ही प्रकार का इसमें एटम है ना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का केवल। सिल्वर, इसमें भी केवल एक ही प्रकार का, सिल्वर को सिंबल क्या होता है सिल्वर का, Ag। मैं चाहता हूं आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं आप सबके, चाहे क्लास 8 में क्यों ना हो, कम से कम 80 तक आप सबके सिंबल देख लो थोड़ा सा। सिंबल कोई भारी चीज थोड़ी होता है। गोल्ड का क्या होता है अथी सिंबल, Au होता है, सिल्वर का Ag होता है, टंगस्टन का W होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। ये सिंबल मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपको पता रहेगा सिंबल के बारे में, तो कहीं भी उसका केमिकल फार्मूला में उन सिंबल आएगा तो आप उसको तुरंत पहचान सकते हो कि अच्छा इसमें ये एलिमेंट यूज हुआ है। सो आप इसको नोट कर लेना। आते हैं एटॉमिसिटी पे। एटॉमिसिटी और कुछ नहीं, कितने एटम्स उसमें हैं, किसी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, किसी एलिमेंट में कितने एटम्स है, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैंने कह दिया था किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट में कितने एटम्स है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एटॉमिसिटी को 3 भाग में मेनली डिवाइड करते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। जैसे संस्कृत में आप कहते हो ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसा होता है ना। लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में तो केवल सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी आता है। तो इसी तरह से यहाँ मोनो यानी किसी एलिमेंट में अगर एक ही एटम हो तो उसको मोनोटॉमिक कहेंगे, 2 एटम हो तो डायटोमिक कहेंगे, और 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं, 2 तक तो डायटोमिक कहेंगे, लेकिन 2 से अगर ज्यादा हो, 2 के बराबर नहीं, 2 से ज्यादा हो तो पॉलीएटॉमिक कहेंगे। तो मोनोटॉमिक में Cu, Ag, हीलियम, डायटोमिक में H2, O2, N2। O2 अमूमन, ऑक्सीजन अमूमन O2 ही बनाता है, O3 भी बनाता है। O3 को ओजोन कहते हैं, देख रहे हो ओजोन, पता है ना। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ओजोन जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर के किस अति में पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में होता है ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो आयनोस्फेयर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ओजोन जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है, ठीक है। अब O3 है तो इसमें 2 से ज्यादा एटम है ऑक्सीजन का, तो इसे पॉलीएटॉमिक कहेंगे। 3 P4 है, यह फास्फोरस अमूमन P4 ही बनाता है। आगे क्लास 12 में जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इन लोगों का प्रॉपर्टी पढ़ना होगा फास्फोरस का, कि आखिर ये इसका कलर कैसा है, वाटर के साथ रिएक्शन इसका कैसा है, एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन कैसा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका हाइब्रिडेशन पढ़ना होगा P4 का। P4 अमूमन, P4 का मैं थोड़ा सा बता दूं क्या। P4 ये देखो ऐसे होता है P4 का, थोड़ा सा ये जो एक एटम होता है मेरे ख्याल से P4 का स्ट्रक्चर ये होता है, हाँ P4, ठीक है। ये होता है मेरे ख्याल से P4 का स्ट्रक्चर। मुझे बता सकते हो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जरा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2, 8 और 5। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए हर फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। गाइस आगे में क्लास 9 में जब आप पढ़ोगे ना केमिकल बॉन्डिंग, शायद क्लास 9 या 10 में पढ़ना है, ITJ फॉर्मेशन का, पियर्सन का, तो बहुत मजा आएगा, हम लोग और सीख पाएंगे। लेकिन अभी तो खैर बस इतना ही बना के रुक जाना होगा। तो हम लोग कहाँ थे? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में। ये बस इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज ताकि जब भी ये चीजें आपको कहीं भी वर्ड आए तो आप घबराओ नहीं। आपको लगा एलिमेंट है तो आप का दिमाग जरूर आपसे पूछेगा कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है इन विच मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल है वो केवल एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। जैसे O2 क्या है? एक एलिमेंट ही है। किस तरह का एलिमेंट है? वो डायएटॉमिक एलिमेंट है, क्योंकि उसमें केवल ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, ठीक है। एलिमेंट के बारे में। अब कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस को हमने 2 क्लासिफिकेशन किया था, एक एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, ऑफ कोर्स प्योर सब्सटेंसेस होंगे, बट इसमें थोड़ा चेंजेस है। प्योर सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स combine chemically in a fixed proportion
ऐसे नहीं कि किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिए ठीक है। इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट आर कॉल्ड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स और कुछ नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट मिलते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया के किसी रिवर में जाओ या अपने आसपास के तालाब में जाओ तो वहां जो वाटर मिलेगा उसका केमिकल कंपोजिशन H2O होगा। तो इसका मतलब हर एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा H2O का, एक मॉलिक्यूल H2O का कितना होगा वेट, तो 1 × 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 में 16 वेट किसका है, ऑक्सीजन का, और दो AMU इसको कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आप 16 ग्राम कहोगे या कुछ कहोगे, तो मान के चलो कि अगर मैंने 18 ग्राम H2O लिया तो उसमें 16 ग्राम तो ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो ये आप पानी कहाँ से लिए हो, अपने आसपास के तालाब से या नदी से। अगर आप अमेरिका चले जाओ और वहां के तालाब से पानी उठाओ तो क्या वहां पर भी यही होगा, H2O ही होगा, वाटर, ठीक है। वाटर अभी भी वहां H2O के फॉर्म में ही होगा, और वहां भी और एक 18 ग्राम वाटर लोगे तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। तो इसी को बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी को बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। दुनिया में कहीं भी आप वाटर को लो, हमेशा इसी प्रोपोर्शन में होगा, हर एक 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड क्या होते हैं इसका आपको बता दिया गया, प्योर सब्सटेंसेस इन विच 2 or more element combined chemically in a fixed proportion by weight are called compounds। एलिमेंट्स को मैंने क्या कहा था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट कहाँ से आया था, हमने प्योर सब्सटेंस में देखा था कि प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिक्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कहाँ से आया था, तो हमने मैटर को केमिकली क्लासिफिकेशन किया था। सो गाइज आगे हम लोग देखेंगे मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज, मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज देखेंगे। और क्या देखेंगे, मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या अंतर होती है उसमें, मेटलॉइड्स के बारे में देखेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा बहुत वल्कनाइजेशन कुछ देखेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन देखेंगे, मिक्सचर्स है। हमने तो ये तो बात कर लिया कि कंपाउंड एलिमेंट के बारे में बात कर लिया, और कंपाउंड एलिमेंट कहाँ से, प्योर सब्सटेंसेस से। प्योर सब्सटेंस कहाँ से, केमिकली क्लासिफिकेशन क्या था मैटर का, मैटर को 2, एक प्योर और मिक्सचर, प्योर में 2 एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। लेकिन एक तो बचा हुआ है ना, हमारा क्या बचा हुआ है, मिक्सचर बचा हुआ है, मिक्सचर बचा हुआ है। हमने प्योर सब्सटेंस तो डिस्कस कर लिया था, तो इस मिक्सचर को हम लोग देखेंगे और मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं और उसको अलग करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो आपके बुक्स में डिस्कस किया गया। पियर्सन IIT फाउंडेशन क्लास 8 केमिस्ट्री में दिया हुआ है। उसके बाद हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। काफी सारे वीडियोस आने बाकी हैं। सो अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।